सबसे पहले अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। नया देश था। अभी तक जो कानून चला आ रहा था अंग्रेजों का कानून था, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके थे, हमें अपने कानून की, अपने नियमों की ज़रूरत थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता जो समिति थी, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मूल रूप से इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। आगे चलकर इन्हीं 395 आर्टिकल्स में और कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए और इसका जो नंबर आज की डेट में जो है 448 के पास हो गया है। ये अक्सर नए आर्टिकल्स जोड़ते हैं और कुछ हटते भी हैं, तो इसका नंबर एक फिक्स नहीं रहता, कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जो मूल है वो 395 आर्टिकल्स हैं और जो शेड्यूल है वो 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। इट्स प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द नेशनल इथोस वैल्यूज एंड एस्पिरेशन की हमारे जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ के जो नेशनल इथोस हैं, राष्ट्रीय लोकाचार की, लोगों को किस तरह से आचरण करना चाहिए, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, ये सारी की सारी जो है प्रस्तावना जो है प्रियम्बल है उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। इट गिव्स द डायरेक्शन टू द नेशन टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव कि यह राष्ट्र को आगे बढ़ने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा देता है। कौन देता है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कि जो शिक्षा से संबंधित संवैधानिक धाराएं कौन कौन सी, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एजुकेशन पे इफेक्ट डालते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। तो द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया आर अकॉर्डिंग टू आवर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल नीड्स की ये जो भी अगर हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार ये बनाए गए हैं। तो अब हम एक एक आर्टिकल, पहले हम सभी आर्टिकल्स को देखेंगे, फिर हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 15, 1 and 3 एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शिक्षा। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। फिर आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 30 द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। उसके बाद प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर की आर्टिकल 14 कहता है, सॉरी आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ST SC एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि समाज के कमजोर वर्गों के की शिक्षा और उनके हितों की बढ़ावा देने की बात करता है, अनुच्छेद 46। उसके बाद अनुच्छेद 51A 51A ये क्या करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अक्सर आपने SST की बुक में भी देखा होगा कि ये ड्यूटीज दी होती हैं स्टार्टिंग के पेज पर, सिविक की बुक में, नागरिक शास्त्र में। तो उसमें ड्यूटीज है, तो एक ड्यूटीज पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। आर्टिकल 350A इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। और आर्टिकल 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात करता है। तो अब हम एक एक आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की बात करते हैं, एजुकेशन फॉर वुमेन, अनुच्छेद 15 1 और 3 महिलाओं के लिए शिक्षा। तो आप सबको जैसे पता है कि फंडामेंटल जो हमें राइट्स हैं, मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, तो उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकारों की बात की गई है। तो इसमें अगर हम दो अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 में 51 क्या कहता है कि
कि राज्य में, हमारी कंट्री में किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ उनके चाहे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि धर्म, जाति, जन्म के साथ साथ लिंग की, स्त्री पुरुष के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल 15(3) कहता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो क्या करे, महिलाओं को एम्पावर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान करे। और इसमें उनकी शिक्षा भी शामिल है कि उनकी एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए राज्य नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके। सभी जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके। तो आर्टिकल 15 बात कहता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें आप सबको पता है कि जो आर्टिकल 21A है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो सन 2002 में 2002 में जो एक अधिनियम पास हुआ था, 86th अमेंडमेंट संविधान में हुआ था, तो उसमें आर्टिकल 21 एक शामिल किया गया था, जिसमें शिक्षा को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था, हमारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इसमें क्या बात की गई है, सबसे पहले अगर आप पॉइंट देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक या विशिष्ट समूहों को, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक की हम सिटीजन की बात करते हैं, या अगर हम स्पेसिफिक हम बात करते हैं, विशिष्ट समूहों की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप की बात करते हैं, तो उनको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है आर्टिकल 29, कि उनको अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी जो संस्कृति है, जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसको संरक्षण करने का उनको अधिकार संविधान देता है। प्लस कि जो देश में कोई भी जो राज्य द्वारा बनाया गया जो शैक्षिक संस्थान है, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, भाषा या किसी भी आधार पर उसको वहाँ पे प्रवेश देने से या एडमिशन देने से नहीं रोक सकता। आप चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, अगर पूरे इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षिक संस्थान है, तो किसी भी बच्चों को इस बेस पे मना नहीं कर सकता कि तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है। सो इस आधार पे कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये जो राइट है आर्टिकल 29 देता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। फिर हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो जिस तरह से 29 उनके लिए प्रोटेक्शन का अधिकार देता है, तो आर्टिकल जो 30 है ये राइट देता है कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है अपने कल्चर को, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने शैक्षिक संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकती है। और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उनको इस आधार पर उनके साथ किसी तरह का, उनकी जाति, धर्म के आधार पर किसी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। और जैसे सबको जो ग्रांट देती है गवर्नमेंट, वैसे इनको भी बिल्कुल ग्रांट सबको देगी, सबके साथ इक्वल बिहेव करेगी, समानता का व्यवहार करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। फिर हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो उस टाइम जो आर्टिकल 45 था, इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसके साथ जुड़ा था। लेकिन सन 2002 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, बदलाव आया, और इसके साथ ईसीसी जुड़ गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन है, वो उसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया 21A, राइट टू एजुकेशन।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 45 क्या कहता है कि जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और उनके लिए उनके पालन पोषण शिक्षा न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन जो इस तरह का जो फैसिलिटीज है वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो अक्सर आपने देखा होगा आजकल जो सरकारी स्कूल भी हैं उसमें भी एक नर्सरी क्लासेस खुल गई हैं। तो जो बच्चे 6 साल से कम के हैं 3-4 साल से लेकर 6 साल तक तो उनके लिए उनकी एजुकेशन और उनके न्यूट्रिशन का काम पोषण का काम जो होगा वो उपलब्ध कराना सरकार का काम होगा। तो इसलिए इसके लिए एक कोर्स भी चलता है, आप सबको पता है ईसीसी, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी कहते हैं। और एक नया कोर्स और इसके लिए आता है डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो इस तरह के तमाम कोर्स हैं ताकि वो इन इन बच्चों की देखभाल कर सकें। और सरकार गवर्नमेंट स्कूल में भी इसके लिए वैकेंसी निकलती हैं। और प्राइवेट स्कूल तो वहाँ पे केजी नर्सरी इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो पहले से चला आ रहा है, गवर्नमेंट में अब स्टार्ट हुआ है कुछ समय पहले। फिर आर्टिकल 46 की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन की एसटी एससी और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल जो 46 है अनुच्छेद 46 है जो एसटी एससी और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देता है, उनकी आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात ये आर्टिकल करता है। तो इसमें स्कॉलरशिप और इस तरह की जो मदद है ये भी इसमें शामिल है, रिजर्वेशन स्कॉलरशिप। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में आ जाती हैं ताकि जो वीकर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट को उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। फिर हम आर्टिकल 51 ए की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 ए। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। अक्सर हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक विज्ञान की सोशल स्टडी की बुक होती हैं आप उसमें देखो जब स्कूल टाइम में तो फंडामेंटल ड्यूटीज दी होती है कि जो नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, जो सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटीज है। तो उसमें से एक ड्यूटी पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको एजुकेशन प्रदान करें, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। फिर हम आर्टिकल 350 की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। ये अनुच्छेद 350 जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश या शिक्षा की बात करता है। तो आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री, एक बहुभाषी देश है। तो ऐसे में जो बात करते हैं लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, तो उससे संबंधित बच्चों की भी जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में ये प्रोविजन 350 जो आर्टिकल है ये कहता है कि जो बच्चों को उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उनकी मातृभाषा में ही प्रदान की जाए ताकि जो एजुकेशन जो है शिक्षा है देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आप सबको पता होगा कि शायद हमारे देश में तकरीबन 50 भाषाओं में जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। पूरे देश में, देश भर में तकरीबन 50 भाषाओं में बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो इसके लिए जो आर्टिकल 350 ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए ताकि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। फिर हम आर्टिकल 351 की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ हिंदी। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है तो इसलिए क्या है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिस भाषा में जो भारत में कोने कोने में रहने वाले पूरे लोग, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात कर सकें। तो ऐसे में जो है आर्टिकल 351 ए हिंदी जो है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी मानते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तो आर्टिकल 351 जो ये है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बात करता है कि हिंदी को
देश भर में अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इसको बनाया जा सके। तो इसके लिए अगर हम बात करें, गृह मंत्रालय में एक हिंदी निदेशालय भी है। फॉर दिस देयर इज अ हिंदी डायरेक्टरेट ऑफ इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। तो इसके लिए एक मंत्रालय भी बना रखा है, एक डायरेक्टरेट भी, निदेशालय भी बना रखा है गृह मंत्रालय में, ताकि हिंदी को पूरे भारत भर में इसका प्रचार प्रसार किया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके, ताकि देश भर में रहने वाले लोग हिंदी में एक दूसरे से बात कर सकें।